नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है और इस मौके पे हम उन चुनिंदा महिलाओं की बात करते हैं जो कहीं न कहीं महिला होने के नाते उन्हें परिवार से, समाज से एक संघर्ष करके अपनी सफलता उन्होंने अर्जित की है। ऐसी ही एक खास महिला से हम आज बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 90 के दौर में पीटी पास करी, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और फिर उनका एक सपना था कि एक ऐसे संस्थान में वो स्थापित हों, क्योंकि उस दौर में महिलाओं का ऐसे संस्थानों में प्रवेश पाना या इंजीनियरिंग में जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था और कहीं न कहीं बात करें तो वो 5 से 10% ही महिलाएं जा पाती थी। और कहीं न कहीं परिवार की सोच, समाज की सोच भी एक महिलाओं के प्रति कह सकते हैं महिलाओं के एक सफलता के लिए भी एक अच्छी नहीं थी। लेकिन उस दौर में इन्होंने सफलता पाई और आज मैनिट के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। तो हमारे साथ में आज बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरिता नेमा जी और आप मैनिट में कार्यरत हैं और आप के पास में एक कह सकते हैं उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला है। तो सरिता जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप सबसे पहला सवाल तो यही कि कह सकते हैं कि आपकी जो यात्रा की शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है? देखिए, पहले जो लड़कियां थी या बच्चे सारे जो होते थे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। हम भी ऐसे ही एक बहुत छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़े जहाँ की टाट पट्टी पे लोग बैठते थे और वहाँ से निकल कर फिर हमने एक सरकारी स्कूल में 6वीं क्लास में एडमिशन लिया। और चूँकि उस समय ऐसा पढ़ाई का दौर कुछ ऐसा भी था कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर कंसंट्रेट तो नहीं करते थे, या जैसे आज के पेरेंट्स लगे होते हैं बच्चों के पीछे उतना ध्यान पेरेंट्स नहीं देते थे। तो आपको पूरी फ्रीडम होती थी, आप पढ़ें या आप पढ़ाई छोड़ दें। तो चूँकि फ्रेंड्स साथ में थे जो कि उसमें अपीयर हो रहे थे पीईटी में, हमने भी पीईटी दे दिया। उस समय चूँकि फाइनेंशियल कंडीशन सबकी बहुत अच्छी तो नहीं होती थी, तो कोचिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं था। हमने भी बिना कोचिंग दिए हुए मैंने भी पीईटी में एग्ज़ाम दिया और उसको पास करके फिर हमने जबलपुर जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की बारी आई तो मेरे पेरेंट्स से कई लोगों ने पूछा कि क्या आप अपनी लड़की को वहाँ पर भेजेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक लड़की को आगे बढ़ने में या उसको पीछे करने में दोनों जगह परिवार का बहुत बड़ा रोल रहता है। या तो वो चाहे उसको रोक ले या वो चाहे उसको फ्रीडम दे के उसको आगे बढ़ा ले। तो दैट वे मेरा परिवार या मेरा जो मदर साइड का परिवार था वो बहुत सपोर्टिव रहा उस मामले में कि उस समय उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि जब लड़कियां नहीं जाती थी जिस फील्ड में, उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर कॉलेज में जब आपका नंबर, जब लड़कियों का नंबर बहुत कम होता है तो बहुत सारी चुनौतियां अपने आप आपके सामने आ जाती हैं। आपको अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी होती है। जैसे बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको हर दिन स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि आप बहुत बड़े मास में, आप बहुत ही छोटी सी संख्या है लड़कियों की, तो आप निकल भी रहे हैं तो सब लोग आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो वो अपने आप में वो सेंस आपको कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं या सब लोग एक भी जो हम बच्चे लड़कियां निकल रहे हैं उनको देख रहे हैं, तो अपने आप में आप कॉन्शियस हो जाते हैं। और वो शायद इन सब चीज़ों को, लेकिन आप जब भीड़ को फेस करने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है और धीरे धीरे आप उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं ये बोलूँगी कि इतनी पेरेंट्स को हिम्मत दिखानी चाहिए कि वो इस सब के लिए अपने बच्चों को तैयार करें कि वो एक भीड़ को फेस कर पाएँ। अगर कोई और सिचुएशन बनती है तो उसको फेस कर पाएँ। तो वो सब होते होते आपकी हैबिट में आ जाता है। फिर वहाँ से पास होने के बाद जॉब के लिए जब मैं मैनिट आई तो उस समय भी या आज की तारीख में भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है महिलाओं का। मोरोवर जैसे जब मैं स्कूल में थी तो मैंने एनसीसी लिया हुआ था। उस समय जब पेरेंट्स लोगों को, बच्चों को घर के बाहर नहीं निकलने देते थे लड़कियों को, मेरे पेरेंट्स ने मुझे 2 महीने के लिए दिल्ली भेजा
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी सोच उस समय इतनी बड़ी थी कि वो इतना सोच पाए और अपने बच्चे को इतना मौका दे पाए। क्योंकि अगर वो मना कर देते तो मैं तो उस समय बहुत छोटी थी, तो उतना शायद मैं जाती भी नहीं। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक बहुत अच्छा एक्सपोज़र था कि हमने वहाँ पे रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया, राजपथ पे हमने परेड में पार्टिसिपेट किया। तो वो जब मैं सिर्फ 13 साल की थी उस समय, जब शायद मुझे दुनियादारी की समझ भी नहीं थी कुछ भी, लेकिन उस समय मेरे पेरेंट्स ने इतनी हिम्मत दिखाई और मुझे भेजा। और फिर वहाँ से उसके बाद जो हिम्मत जो लड़कियों के अंदर आनी चाहिए वो शायद अपने आप ही इनकलकेट हो गई मेरे नेचर में। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे कॉलेज में एज प्रोफेसर ज्वाइन किया, एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, तो उस समय भी जो माहौल था वो इतना नहीं था। सोसाइटी जो है वो मेल्स को ज़्यादा प्रमोट करती थी और महिलाओं को अपने एग्जिस्टेंस के लिए वहाँ भी स्ट्रगल तो था। और एक नॉर्मल सी सोच होती है कि पहले इनको अपना परिवार देखना है, इनकी अवेलेबिलिटी शायद इतनी नहीं रहेगी कॉलेज में, वर्क प्लेस पे। एक बहुत जनरल सी पब्लिक की सोच होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हर महिला को जब आगे बढ़ती है तो उसको प्रूव करना होता है कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, या मैं आई कैन डू एनीथिंग। तो धीरे धीरे लेकिन मुझे लगता है कि शायद महिलाएं जो बाहर निकल जाती हैं और चुनौतियों को स्वीकारना सीख जाती हैं, उनको उन चुनौतियों को हर दिन फेस करने की आदत सी हो जाती है और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ चुनौतियों को स्वीकारते हुए ही आपका कैरियर भी आगे बढ़ने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने जॉब ज्वाइन किया और जब मेरी शादी हुई, उसके बाद चुनौतियां तो नेचुरली जब उस समय बहुत ज़्यादा होती थी, तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकती, ना ही तो मैं अपने करियर को इग्नोर कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मैंने इतनी मेहनत करके मैं यहाँ आई हूँ, या जिसके पीछे मेरे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट था, जिन उनकी भी इतनी मेहनत थी जितनी मेरी थी, और उसको मैंने अगर इग्नोर कर दिया तो एक कहीं ना कहीं उनको भी बहुत दुख होगा, और ना ही मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ सकती थी। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही होता है। तो वो उसको टैकल करने में आपकी नेचुरली एनर्जी आपकी डबल लगती है, क्योंकि आपको घर में भी आपको समय तो देना ही होता है। और जब आप बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं तो उस समय तो बच्चों की, वो बच्चा जिसको पता भी नहीं है कि मेरी माँ जॉब करती है, या उसको ये सेंस थोड़ा बहुत नहीं भी है, तो उसको समय तो आपको देना ही होता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और चुनौती ऐसी होती है कि एक तरफ तो आप एक ऐसे संस्थान में काम करती हैं और कहीं ना कहीं समाज की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए आप काम कर रही हैं, क्योंकि आपकी चुनौतियां हैं। लेकिन परिवार में आपका तो वही पद होता है, क्योंकि परिवार में बच्चों के लिए एक माँ है आप, और एक माँ के रूप में अपने बच्चों को हमें कैसे पालना है और परिवार को कैसे संभालना है, ये भी एक चुनौती होती है। और उसके बाद में फिर हमें अपने संस्थान के लिए काम करना है। जी, क्योंकि आपका बच्चा आपको सिर्फ एक माँ समझता है, वो आपको ये नहीं समझता है कि आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं या एक कॉलेज में पढ़ा रही हैं। तो आपको एक माँ की रिक्वायरमेंट तो घर में पूरी करनी ही होगी, और उसके साथ साथ आपको अपने बच्चे को अच्छे कल्चरल वैल्यूज़ भी देनी होती हैं। तो थोड़ा स्ट्रगल या थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं आपको करना होता है। और लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम कर सकते हैं। लेकिन चुनौतियां जब आती हैं, जैसे आपको परिवार का सपोर्ट चाहिए होता है जब आपके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे मैं विभाग की प्रमुख बनी जब, तो मेरी मदर जो थी वो मेरे साथ आई रहने के लिए, जिसमें क्योंकि उस समय बच्चे छोटे थे, तो उनको सपोर्ट देने के लिए एक आपको अगर बैकअप में सपोर्ट हो तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। फिर उस समय जब आप किसी पद को लेते हैं तो उस समय की अपनी चुनौतियां एक अलग होती हैं।
क्योंकि उस समय भी आप घिरे होते हैं, आपके पास लेडीज़ का नंबर बहुत कम होता है सब जगह और जेंट्स का नंबर ज़्यादा होता है। तो भी शायद कहीं कहीं ऐसा हो जाता है या कहीं कहीं आपको फील होता है कि आपको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर सही डायरेक्शन में और सही सोच के साथ चलते हैं तो आप अपने आप को प्रूव कर ही देते हैं। तो ये सारे स्ट्रगल्स को आप फेस करते हुए, लेकिन समहाउ शायद अगर संस्थान की मैं बात करूं तो इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन तो नहीं है, बट आज के माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमको ऐसा कहीं भी महसूस हो। पहले ज़रूर थोड़ा लगता था कभी कभी, और पहले भी जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी गर्ल्स स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ बॉयज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता था। तो वो शायद वो लड़कियां भी वो सारी चुनौतियां फेस कर रही होती थी जो हम फेस करके आए हैं। हाँ, पहले 5 से 10% होता था, और आज क्या स्थिति है? आज जो लड़कियों का परसेंटेज बढ़ा तो है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है। लेकिन उन लड़कियों में भी मैं देखती हूँ कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं और अपने आप को एक पर्टिकुलर लाइन में रखते हैं कि मुझे ये करना है या मैं अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ, तो वो उस डायरेक्शन में उस सोच के साथ चलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी महिला या कोई लड़की या कोई नारी अगर ये सोच ले कि मुझे ये करना है तो वो कर गुजरती है, क्योंकि उसका रीज़न एक ये भी है कि शायद पैरेलल वर्किंग की आदत शुरू से हो जाती है कि दे आर गुड मैनेजर्स, काफ़ी अच्छे मैनेजर्स होती हैं। अगर मैनेज करने के लिए जब लड़कियां उतरती हैं या महिलाएं उतरती हैं तो वो बेटर मैनेजर तो प्रूफ होती ही हैं। इसके अलावा उनकी डिसीजन मेकिंग भी समटाइम्स थोड़ा सा बेटर होती है, क्योंकि अगर वो बहुत कुछ भावनात्मक और कुछ नॉर्मल उसमें सोच के साथ अपना डिसीजन देती हैं, तो मुझे लगता है कि दे आर बेटर मैनेजर, दे आर बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो समटाइम्स। आपने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब तक क्या काम किया है? जी, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2021 में एक सेंटर स्टैब्लिश हुआ, स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के लिए स्पेस के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम करता है। ऐसे 6 सेंटर्स हैं इंडिया में, और इसका मेन एम ये है कि जो युवा हैं या युवा पीढ़ी है जो वो इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कैसे एंगेज की जा सकती है, उसके लिए इसरो के साथ ये टाई अप है। और इसरो समय समय पे जो वो टेक्नोलॉजी या जो सोशल कॉज के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम इन हाउस डेवलपमेंट के लिए युवाओं को यूज़ करते हैं, सो दैट कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स भी आगे आएँ और स्टार्टअप्स में बच्चे काम कर सकें और उनकी सोच एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए डेवलप हो सके। तो ऐसा एक सेंटर हमारे यहाँ है और उसमें इसरो ही स्पॉन्सर करती है वो प्रोजेक्ट्स को। तो बच्चे हमारे यहाँ के और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उनके लिए काम करते हैं और उनको टेक्नोलॉजी डेवलप करके देते हैं। अगर उसमें बात करें, क्योंकि एक ऐसे सेंटर को अगर देखा जाए कि पूरे देश में केवल इसरो का इस तरह का जो सेंटर है केवल 6 है, और उस 6 में एक सेंटर को आप संचालित कर रही हैं, आप उसकी नोडल हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए कितना चैलेंजिंग है? जी, आजकल जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और जब महिला किसी भी क्षेत्र में अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए उतरती है तो मुझे लगता है कि बेटर करती है। और
जो कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट में भी देखा है कि जहाँ महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं, थोड़ा सा एक अनुशासन भी होता है, थोड़ा सा एक जज्बा होता है लोगों के बीच में काम करने के लिए, और मोर कॉन्सेंट्रिक वे में काम होता है आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में भी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, ऐसी कितनी सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आई विश कि सेंट्रल इंडिया से भी कुछ ऐसे बच्चे निकलेंगे कि जो इन सेंटर्स के थ्रू जो अपना नाम इस क्षेत्र में स्थापित करेंगे। तो आप मैनिट में सीआरएफ की हेड हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आप काम भी कर रही हैं। तो इस रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि कह सकते हैं कि ये एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जिस पे कह सकते हैं कि आज भारत सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और कहीं न कहीं इन संभावनाओं में एक बड़े रिसर्च की जिस तरह की ज़रूरत है उस पे भी बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। तो आप इसको किस रूप में देखती हैं और इस पे किस तरह से आपका काम है? देखिए, ये अक्षय ऊर्जा पे काम शुरू हुआ 90s में, 1980s में, जैसे सोलर सेल्स डेवलप हुए और धीरे धीरे करके उस समय बड़ा ही पुअर इनकी एफिशिएंसी होती थी। तो एक तो काम इनके ऊपर ये चल रहा है कि इनकी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे एंड्स पे काम चल रहा है। एक तो मटेरियल कैसे अच्छा डेवलप किया जाए जिससे कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। दूसरा कि हम इसकी कैसे ट्रैकिंग करें कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। तीसरा, आजकल चूँकि जगह की भी इशू है कि कहाँ हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड भी पैनल्स आते हैं, या हम नदियों पे या तालाबों पे भी इस तरह के पैनल्स लगाते हैं। प्लस जैसे हमारे जो अभी एक तरफ से जनरेट होता है सोलर पैनल, तो बाईफेशियल सोलर पैनल्स भी आजकल बाज़ार में आ रहे हैं। तो ये सारे सब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ही एक नमूने हैं जो कि धीरे धीरे इसकी कॉस्ट को कम करते जा रहे हैं, क्योंकि 90s में या 1990s के दौर में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट थी, 15-16 रुपए पर यूनिट कॉस्ट पड़ती थी, जो कि आज काफ़ी कम हो गई है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ। 2 से 3 रुपए तक आज। जी। तो क्या इस अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में क्या भविष्य में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा हो कि जो कह सकते हैं कि जैसे हम अक्षय ऊर्जा को न सिर्फ स्टोर कर सकें बल्कि हम इसको बहुत सारे ऐसे वर्क में, जैसे अभी तक क्या है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अक्षय ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जी, इस पे भी काम चल रहा है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा ही एक ऐसी ऊर्जा है जिसको कि हम ये बोलें कि इसका रिसोर्स कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जो कि हर दिन हमारे पास एक नई ऊर्जा के साथ अवेलेबल है। तो आजकल ऑटोमोबाइल एरिया में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन इस पर भी काम हो रहा है कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली एनर्जी जनरेट होती रहे और हमारी बैटरी चार्ज होती रहे, या जो जनरेटेड एनर्जी है वो फ्यूल का काम करे। तो इसमें दूसरी कंट्रीज़ में भी काफ़ी काम हो रहा है और हमारी कंट्री में भी चल रहा है ये काम कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम कैसे ऐसा स्वचालित बना सकें। क्योंकि जिस तेज़ी से सरकार की भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार चाहती भी है कि इस क्षेत्र में और तेज़ी से काम हो, और देखा जाए तो दूसरे देशों में ख़ासतौर से अगर चाइना और जापान की बात करें तो इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम हो गए हैं। और ख़ास तौर से अब तो मोबाइल को भी अगर सोलर से जोड़ने का काम हो रहा है कि जो चार्जिंग की समस्या है मोबाइल में वो ख़त्म हो जाए, कि मोबाइल रखे रखे ही चार्ज होने लगे। जी। तो इस पे क्या भविष्य में क्या आपका कुछ ऐसा भी, आप लोग क्योंकि सेमिनार में जाते हैं, कई सारे शोध पत्र भी आप लोग प्रस्तुत करते हैं, तो उस शोध पत्र में कुछ ऐसा शोध का जिक्र है? जी, शोध पत्रों में अगर आप जाएंगे जैसे कि उसमें आप मेजरली यही देखेंगे कि हम सोलर के एरिया में क्या नया कर सकते हैं, कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसका एरिया जो लगता है, ज़्यादा एरिया लगता है उसको प्लांट को बनाने में, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में आप शोध अभी चल रही है और
कई जगह बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। जी। आप एक ऐसे डिपार्टमेंट से हैं और जिस डिपार्टमेंट की कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल्स में जो है एक कहीं न कहीं हमारे जो इर्द गिर्द देखा जाए तो जितने भी एक इनोवेशन हो रहे हैं वो कहीं न कहीं उसी से जुड़े हुए हैं। तो जी। उस क्षेत्र में कोई ऐसा काम या कोई ऐसा आप लोगों का शोध जिससे कह सकते हैं कि भविष्य में एक बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है? जी, अभी हमारे यहाँ जो कॉलेज में या डिपार्टमेंट में जो शोध चल रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफ़ी ज़्यादा, और आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। कि आप भी देख रहे हैं कि ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो इलेक्ट्रिक मॉडल आ रहे हैं गाड़ियों के। तो बैटरी स्टोरेज भी एक बहुत एनर्जी स्टोरेज एक बहुत बड़ा इशू है कि हम एनर्जी जो जनरेट तो कर रहे हैं सोलर से या विंड से या ईवी में जो जनरेट हो रही है, तो उसको हम स्टोरेज उसका कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। कि स्टोरेज की समस्या यूँ है कि सोलर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टोरेज हम इसका कहाँ करें, क्योंकि दिन में ही आपके पास एनर्जी अवेलेबल रहेगी, रात में जब आपको लगेगी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, उस समय आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो नेचुरली जो दिन में जनरेट हो रही है आपको स्टोर करना है उसको। तो बैटरी स्टोरेज पे भी काफ़ी काम चल रहा है अभी इस समय। जी। अच्छा, भविष्य में ऐसे भी कहें, क्योंकि इस तरह की अभी अगर बात की जाए तो लिथियम बैटरियाँ मौजूद हैं, कुछ ऐसी बैटरियों पे भी काम हो रहा है कि जैसे बैटरी के साइज़ को छोटा किया जा सके, उनकी इफ़िशियंसी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके, कि जिससे कि चाहे मोबाइल हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे किसी भी सेक्टर में जो भी बैटरियाँ हमारे पास में मौजूद होंगी, क्योंकि चाइना और जापान ने इस तरह से कर लिया है कि वो बैटरियाँ पहले से मुकाबले दोगुना तिगुना अगर देखा जाए अपना परफॉर्मेंस कर रही हैं। जी, ड्राई स्टोरेज बैटरी पे काफ़ी काम चल रहा है। तो जिसमें कि एक तो लॉन्गर रन में इनका स्टेट ऑफ चार्ज जो है वो काफ़ी अच्छा वो दे। तो इस पे काफ़ी काम चल रहा है कि एक तो इसको कॉम्पैक्ट साइज़ करें, प्लस ये जो एनर्जी सप्लाई है इसका स्टोरेज इतना रहे कि ये लॉन्ग रन तक हमको एनर्जी सप्लाई कर पाए। तो इसमें इस दिशा में काफ़ी रिसर्च चल रहा है। अच्छा, एक ईवी के सामने जिस तरीके से काम हो रहा है, और ईवी की संख्या भविष्य में बढ़ने वाली है, लेकिन कहीं न कहीं कार्बन इमिशन पे बात करें हम, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर WHO के माध्यम से देखें तो क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो क्लाइमेट पे एक कार्बन इमिशन का असर होते रहते हैं, और किसी भी व्हीकल्स जो एक बहुत बड़ा पहले कार्बन एमिशन का कंट्रीब्यूशन होते थे, तो उसी वजह से हमने ये जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हैं इनको ईवी से हमने कन्वर्ट किया। अब ईवी के बाद भी हाइड्रोजन व्हीकल्स पे भी काफ़ी काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर जब धीरे धीरे गाड़ियां जो फ्यूल वाली जो गाड़ियां हैं वो रिप्लेस होंगी तो शायद कुछ इसमें इसके नंबर्स में कमी आएगी कार्बन एमिशन के। जी। अंत में हम आपसे महिलाओं के लिए, क्योंकि वो महिलाएं जो कहीं न कहीं आपको एक सफल महिला के तौर पे देखती हैं, और कहीं न कहीं आप उनको एक कह सकते हैं कि एक चाहे स्पेस के क्षेत्र में देखा जाए तो उस रूप में देखती हैं, क्योंकि जहाँ पे दूसरी महिलाएं या हमारी जो आधी आबादी है वो नहीं पहुँच पाती है, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि चुनौतियां तो हर किसी के जीवन में आती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये बात अलग है कि फीमेल्स के लिए चुनौतियां थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, लेकिन अगर आप सोच कर उतरेंगे मैदान में कि मुझे आगे बढ़ना है, तो चुनौतियों को आप स्वीकार करते हुए आगे भी बढ़ते जाएंगे। और आज के ज़माने में जब महिलाओं को इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, तो वो समय जब महिलाओं को प्रोत्साहन नहीं मिलता था उस समय भी महिलाएं आगे निकल कर आई हैं। तो आज के समय में भी अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना है, तो आई थिंक महिलाएं कर सकती हैं। केवल आपको दृढ़ शक्ति रखना बहुत ज़रूरी है। इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो हम कर सकते हैं। चुनौतियां तो आती ही हैं, किसी की भी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती कि चुनौतियां ना आए।
चाहे वो कोई भी हो, पारिवारिक सपोर्ट तो नेचुरली उसमें काम करता ही है, लेकिन अपने आप को या अपनी इच्छाओं को सामने रखना भी बहुत ज़रूरी है और उनके लिए काम करना भी उतना ही ज़रूरी है। केवल सोचने से कुछ भी नहीं होगा, आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करना पड़ेगा। तो आपने जैसा बताया कि किस तरीके से एक महिला को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर से जब आपका अगर परिवार आपको सपोर्ट ना करता हो, आपका समाज सपोर्ट नहीं करता हो, आपका समाज आप पे सवाल खड़ा करता हो, क्योंकि महिलाओं के प्रति ज़्यादातर समाज की यही सोच होती है कि महिलाएं तो घर की चार दीवारी के भीतर चूल्हा चौका करने के लिए ही बनी है। लेकिन ये एक मिथक है, और इस मिथक को तोड़ने का काम आज ऐसी लाखों महिलाएं कर रही हैं, और उन्हीं में से आप सरिता नेमा जी भी हैं, जिन्होंने इस मिथक को न सिर्फ तोड़ा है बल्कि एक समाज में वो मुकाम हासिल किया है। आज आप मैनिट में कार्यरत हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी के जो सेंटर है, इसरो का जो सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर, आप उसकी नोडल अधिकारी भी हैं।